हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे सभी। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में ना 4 मार्क का मिलेगा। ठीक है, 4 अंक का। समझ में आ गई मेरी बात? 4 अंक का ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। ये आरवीएससी और एनसीईआरटी दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ नीट में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है भाई। सुनिए मेरी बात, हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की घटना देखेंगे, अर्थात यहाँ पर हम जो हमारे आवृतबीजी प्लांट होते हैं, आवृतबीजी प्लांट जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे पौधे जिनके बीज हमेशा आवृत रहते हैं या उनके बीज हमेशा फल भित्ति से ढके रहते हैं, हम उनको ही आवृतबीजी पौधे कहते हैं। अपने आसपास आप जितने भी प्लांट देखते हैं वो सभी की सभी आवृतबीजी प्लांट हैं। ठीक है भाई, तो उन्हीं पादपों में हम लैंगिक जनन देखना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप एक आवृतबीजी प्लांट की बात कर रहे हैं, एक एंजियोस्पर्म प्लांट की आप बात कर रहे हैं, तो उनमें एक मुख्य लक्षण होता है फ्लावर। एक बहुत इंपॉर्टेंट संरचना होती है आवृतबीजी पादपों में और उसका नाम होता है पुष्प, फ्लावर जिसको बोलते हैं। कई बार मैं आपको बताता रहता हूं कि प्लांट के जो जननांग होते हैं वो उसके फ्लावर में पाए जाते हैं, उसके पुष्प में पाए जाते हैं। और हम भाई लैंगिक जनन देख रहे हैं, तो लैंगिक जनन में तो जननांगों की आवश्यकता होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई जननांगों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है भाई, चूंकि हम लैंगिक जनन देख रहे हैं तो हम सबसे पहले आवृतबीजी प्लांट के एक फ्लावर के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, हाँ, सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो फ्लावर है। क्या है भाई? फ्लावर। तो हम बात करते हैं एक फ्लावर की, एक पुष्प की। क्या होता है एक पुष्प, एक फ्लावर क्या होता है? तो बहुत सिंपल तरीके से समझना, प्लांट जो होता है उसके अग्र रूपांतरित प्रहरों को, पादप के अग्र रूपांतरित प्रहरों को ही हम क्या बोल के चलते हैं? हम पुष्प बोल के चलते हैं। क्या होता है भाई? जो मॉडिफाई सूट होता है प्लांट का, प्लांट का जो मॉडिफाई सूट होता है, सूट माने प्रहरों है, मॉडिफाई मीन्स रूपांतरित। ठीक है, तो मॉडिफाई सूट को ही हम क्या बोल के चलते हैं? फ्लावर। ध्यान सुनना मेरी बात, ये कोई प्लांट है। ठीक है भाई, ये कोई पौधा था। इस पौधे में जब ये पौधा अपनी वेजिटेटिव फेज में था, जब ये प्लांट अपनी कायिक अवस्था में था, तो इसमें फ्लावर नहीं आ रहे थे, इसमें पत्तियां ही आ रही थी या ब्रांच बन रही थी। ठीक है, जब ये अपनी प्रजनन प्रावस्था में आ जाता है प्लांट, तो पत्ती के स्थान पर, या मैं कहूं कि इसकी जो पत्ती होती है वो एक संरचना में बदल जाती है, उस संरचना का नाम ही फ्लावर होता है। मेरी आप बात समझ पा रहे हैं? रूपांतरित जो शब्द मैं यहां पे काम में ले रहा हूं ना, रूपांतरित, उसका मतलब समझिए। मतलब प्लांट का आगे का भाग, प्रहरों में आपको कई बार बता चुका हूं, प्लांट का जो अग्र भाग होता है हम उसको उसका सूट या प्रहरों बोल के चलते हैं। ठीक है, तो पौधे की पत्तियां या तना, स्टेम, ये बदलकर एक फ्लावर का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? फ्लावर का। पुष्प कोई ऑलरेडी संरचना नहीं होती प्लांट के अंदर, ये या तो पत्ती बदलकर फूल बना देगी या स्टेम रूपांतरित होकर पुष्प का निर्माण करने में सहायता करता है। तो मोस्टली फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, जैसे बाह्य दल, दलपुंज जो हमने आपको पढ़ाए थे, ये सब की सब पत्तियों का ही रूपांतरण होते हैं। पत्तियों के रूपांतरण का मतलब है तो वो पत्ती, लेकिन कोई विशिष्ट कार्य के लिए नई संरचनाओं में बदल गई हैं।
बस हम उन्हीं को रूपांतरित पत्तियां बोलते हैं। तो जो हमारा फ्लावर होता है वो एक प्रकार का रूपांतरित प्रहरोय होता है, और जो भी पत्तियों या तने का रूपांतरण होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है फ्लावर की, है ना भाई, कि पादपों के अग्र रूपांतरित प्रहरोय को हम क्या बोल के चलते हैं, फ्लावर बोल के चलते हैं। ठीक है, अब हम एक पुष्प की संरचना के बारे में बात करना चाह रहे हैं ना, एक पुष्प की स्ट्रक्चर। हालांकि बोर्ड एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि आप एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना को समझाइए, लेकिन फिर भी हमें अपने इस चैप्टर को समझने के लिए एक फ्लावर की स्ट्रक्चर का आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक पुष्प की संरचना बताने जा रहा हूँ। ध्यान लगा के सुनिए भाई। देखिए, एक जो फ्लावर होता है, एक पुष्प जो होता है, उसके दो चक्र होते हैं। संरचना की बात चल रही है, मैं समझाने के लिए आपको यहां पे बता रहा हूं, ज्यादा थ्योरी में यूज नहीं करूंगा, आप समझना केवल। एक फ्लावर के स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं तो इसमें दो चक्र होते हैं। ठीक है, दो जो चक्र होते हैं, एक चक्र जिसको बोला जाता है भाई सहायक चक्र, और एक चक्र होता है जिसको बोलते हैं आवश्यक चक्र या जननांग चक्र। ठीक है भाई, हम एक फ्लावर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक फ्लावर की स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो उसमें दो चक्र होते हैं, एक सहायक चक्र होता है और एक आवश्यक चक्र होता है, जिसको हम जननांग या जनन चक्र भी बोल के चलते हैं। ठीक है भाई, ध्यान सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सहायक चक्र की, तो मैं टोटली इनको आगे और डिवाइड कर दूं, यहीं पे सुनिए। जो सहायक चक्र होता है उसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है बाह्य दलपुंज और एक होता है दलपुंज। वेयर भाई आवश्यक जो चक्र होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्रीकेसर। एक तो होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्रीकेसर। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि एक पुष्प की संरचना में दो चक्र पाए जाते हैं, एक सहायक चक्र और एक आवश्यक चक्र। सहायक चक्र जो होता है उसे हम, उसके दो भाग होते हैं या दो होते हैं, बाह्य दलपुंज व दलपुंज। जबकि आवश्यक चक्र में दो संरचनाएं भाग लेती हैं, एक पुंकेसर और एक स्त्रीकेसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। थोड़ी थोड़ी इनके बारे में हम यहाँ पे बात करके चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो मैं डायग्राम बनाऊं और डायग्राम के अकॉर्डिंग ही इस स्ट्रक्चर को समझाऊंगा पूरी को। ठीक है, पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं, आप यहाँ डायग्राम को समझते चलिए। डायग्राम में जब हम उसका नामांकन करेंगे तो एक एक टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सुनिए। एक सिंपलीफाई हम डायग्राम यहां पे बना के चलेंगे। तो देखिए, यहां से स्टार्ट कर दूं, यहां से दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है ना, चलिए। तो यहां से देख लेते हैं ना, सुनिए भाई। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें ऐसी एक स्ट्रक्चर बनानी है, उसके बाद हमें इस प्रकार संरचना बनानी है। ऐसे आप कैसे भी बना सकते हैं फ्लावर को, जैसा आप पे आता है, लेकिन ये थोड़ा सरल है तो इसको, इस पर जरा आप ध्यान देना। ठीक है, ऐसे हम यहां तक बना सकते हैं ना। अब इसको कलर्ड चौक ले लूं, है ना। देखिए, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, इस प्रकार है ना। चलिए, तो ये हमारे, अभी बताऊंगा आपको, कोई बात नहीं।
ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट। चलिए भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जो मैं अभी बना रहा हूँ। ये सारी बातें आप समझ जाएंगे, ठीक है। सुनिए भाई, ये जो आपको एक फ्लावर दिखाई दे रहा है ना, यह एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये ऐसा फूल है जिसमें दोनों ही जननांग उपस्थित हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर बता रहा हूं और एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है भाई। सुनिए, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है पुष्प का, वो होता है पुष्प वृंत। क्या होता है भाई? पुष्प वृंत। देखिए, यह एक ऐसी संरचना होती है जिससे पुष्प किसी ब्रांच से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब आपने देखा होगा, जब भी हम किसी फूल को पकड़ते हैं तो एक डंठल नुमा संरचना होती है ना नीचे, तो हम उसी को क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पुष्प वृंत बोल के चलते हैं। ये बात समझ में आ गई पुष्प वृंत की। सेकंड जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं भाई? पुष्पासन। इसको थैलेमस भी कहा जाता है, थैलेमस। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है पुष्पासन, यानी कि पुष्प का आसन। आसन मतलब बैठने वाली जगह। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो थैलेमस है यहाँ से यहाँ तक, इसने पूरे फ्लावर को अपने ऊपर बैठा रखा है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? पुष्पासन नाम होता है, ठीक है भाई। तो ये दो अलग से संरचनाएं होती हैं किसी फ्लावर की, एक पुष्प वृंत और एक पुष्पासन। पुष्प वृंत तो वो संरचना होती है जिससे पुष्प किसी ब्रांच से जुड़ा हुआ रहता है ना, या आप जिससे फ्लावर को पकड़ते हैं वो पुष्प वृंत होता है। और जिस पर पूरा पुष्प स्थित होता है हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पुष्पासन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बताइए, ठीक है। तो ये दो संरचनाएं तो थोड़ी अलग हैं इसमें भाई। अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की। तो देखिए, मैं सबसे पहले सहायक चक्र के बारे में बात कर रहा हूं। सहायक चक्र में दो संरचनाएं होती हैं, एक बाह्य दलपुंज और एक दलपुंज, ठीक है। तो सुनते जाना, मैं इंग्लिश शब्द भी यूज करूंगा, फुल डीपली लेके यहां पे चलूंगा, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। सुनिए, तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं बाह्य दल। क्या बोल रहा हूं मैं? इसको बाह्य दल बोल रहा हूं, ठीक है। इस बाह्य दल को इंग्लिश में बोला जाता है सेपल। क्या बोलते हैं इसको? सेपल। अब मेरी बात सुनना, यहां पर रुक के जरा चलिए और मुझे सुनिए ना। देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं बाह्य दल पुंज, ठीक है। तो सुनिए, पुंज जो शब्द होता है ना, पुंज, बायोलॉजी में पुंज शब्द का मतलब होता है ग्रुप से, समूह से, ठीक है। अब सुनिए, सुनना मेरी बात। ये दो बाह्य दल मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं, दो बाह्य दल। ये बाह्य दल कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, अलग अलग पुष्प में अलग अलग इनकी संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए, ग्रुप ऑफ सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स आर नोन एज कैलिक्स, यानी कि बाह्य दलपुंज। सुनिए, बाह्य दलपुंज जो होता है, बाह्य दलपुंज, तो इस बाह्य दलपुंज को तो इंग्लिश में बोला जाता है कैलिक्स। पॉइंट नोट करना, इसको समझना ध्यान से। बाह्य दलपुंज को तो इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। अब बाह्य दलपुंज का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ बाह्य दल। या मैं सीधे से ये कह सकता हूं कि बाह्य दलपुंज की इकाई कौन होती है? बाह्य दल होती है। तो ये सिंगल तो है बाह्य दल, और अगर मैं दोनों को लेके चलूंगा तो मैं इसको बाह्य दल न बोल के क्या बोलूंगा? बाह्य दलपुंज बोलूंगा। इतना ये बात समझ में आ गई आपको कि बाह्य दलपुंज और बाह्य दल में अंतर क्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि बाह्य दलपुंज की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो आपका आंसर होगा बाह्य दल, जिसको इंग्लिश में आप सेपल बोलते हैं, जबकि बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कैलिक्स, ठीक है। अब सुनिए क्या चीज है। बाह्य दल
हरे कलर की संरचना होती है, हमेशा पत्तियों जैसा इसका रंग होता है और इसका एक ही काम होता है, पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करना। ध्यान सुनना, मैं आपको कैलिक्स के बारे में बता रहा हूँ। ये फ्लावर में आपको दिखाई दे रहा है कैलिक्स, यहाँ पर नीचे की तरफ सबसे ये कैलिक्स है, ठीक है। अगर मैं सिंगल की बात करूँगा तो मैं इसको सेपल बोलूँगा, यदि मैं प्लूरल में ग्रुप में बोलूँगा तो मैं इसको आप कैलिक्स बोलूँगा। इज इट क्लियर? चलिए अब सुनिए, बाह्य दलपुंज हरे रंग के होते हैं जिनका कार्य पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करना होता है। ये जो सेपल कैलिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कैलिक्स, तो इन कैलिक्स का काम क्या है? इस कैलिक्स का काम है कि जब तक फूल खिलता नहीं है, कलिका अवस्था का मतलब है जब तक फूल खिलता नहीं है तब तक ये इसकी सुरक्षा करता है। अब सुरक्षा से मतलब मैं आपको बता दूं, जब फूल खिलता नहीं है ना तो तब तक ये पूरा फ्लावर जो है वो इसके अंदर कवर रहता है। जैसे आपने गेंदा का फूल देखा है, गेंदा का फूल, तो गेंदा का फूल जब तक नहीं खिलता है तब तक ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर में बंद होता है ना, और जब फ्लावर खिल जाता है तो जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नीचे की नीचे हो जाती है, जैसे यहाँ मैंने संरचना बनाई है। आपको समझ में आ गया होगा है ना? तो वही उसका कैलिक्स होता है। तो जितने भी आप फ्लावर देखते हैं उसमें नीचे की तरफ यदि आपको ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे तो समझ लेना वो उसका कैलिक्स होता है या उसके वो सेपल्स होते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये बाह्य दलपुंज की बात समझ में आ गई आपको। ये हरे कलर के होते हैं पत्तियों की तरह, और इनका काम क्या होता है? पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करना। कलिका अवस्था का मतलब है जब तक पुष्प खिलता नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरी बात हम कर लेते हैं। तो मैंने आप यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर होती हैं, देखो ये वाली है ना, ये वाली, ये मान के चलिए पंखुड़ियाँ हैं। ये क्या है? पंखुड़ी। ये जो चारों ओर की जो मैंने बनाई हुई हैं इनको आप पंखुड़ी बोलते हैं। ये बहुत सारी पंखुड़ियाँ हैं इस प्लांट में, या सॉरी इस फ्लावर में। तो इन जो पंखुड़ियाँ होती हैं, इन पंखुड़ियों को हम बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल। क्या बोला जाता है इसको भाई? दल। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पीटल। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? पीटल। अब सुनिए, ये जो दल है ये इकाई होती है, यूनिट होती है किसकी? दलपुंज की, ठीक है। दलपुंज को तो इंग्लिश में बोला जाता है कोरोला। क्या बोलते हैं इसको? कोरोला। ध्यान सुनिए, दलपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। अब दलपुंज वही वाली बात आ गई, पुंज माने तो समूह, किसका? दल का, ठीक है। तो दलपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। तो दलपुंज की जो यूनिट होती है, जैसे बाह्य दलपुंज की बाह्य दल थी ना, उसी प्रकार दलपुंज की जो यूनिट होती है वो दल होती है, जिसका इंग्लिश नाम क्या होता है? पीटल होता है। तो ये आपको जो पंखुड़ियाँ दिखाई देती है ना, ये पीटल हैं। तो किसी भी फूल का जो रंग होता है, किसी भी फ्लावर का जो रंग होता है वो उसकी पंखुड़ी या दल के कारण होता है, ठीक है, दल के कारण। तो दल जो होता है ना, दल, अरे यार फ्लावर में जो भी आपको कलरफुल स्ट्रक्चर दिखाई देना समझ लेना वही उस फ्लावर के दल माने जाते हैं, ठीक है। और ग्रुप में बात करेंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे? कोरोला या दलपुंज। कोरोला, नॉट कोरोना, ठीक है। कोरोना नहीं बोलना है, कोरोला बोल के चलना है, ठीक है भाई। हाँ, आजकल तो बहुत प्रचलन में ये शब्द कोरोना कोरोना ना। हाँ, तो कहीं यहाँ भी कोरोना मत लिख देना आप, ठीक है। क्या लिखना है आपको? कोरोला लिखना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो दल होते हैं वो आकर्षक होते हैं, रंगीन होते हैं और चमकदार होते हैं। इनका आकर्षक होना क्यों जरूरी है भाई? अरे यदि ये आकर्षक नहीं हुए ना तो कोई भी पक्षी, कोई भी कीट इनकी तरफ आएगा नहीं, ठीक है। और यदि इनकी तरफ नहीं आएगा तो इनमें पर परागण की घटना नहीं होगी फ्लावर में। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसलिए फूलों का रंगीन व चमकदार होना आवश्यक होता है, जिनमें पर परागण होता है ना, खासकर उन प्लांटों के फ्लावर में। और आप भी तो इन्हीं से खुश होते हैं भाई। आप एक रंगहीन फ्लावर का क्या करते हैं? कुछ महत्व नहीं देते, लेकिन जो कलरफुल फ्लावर होता है आप भी तो उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। तो दल का
रंगीन होना बहुत आवश्यक होता है। तो ये बात समझ में आ गई दल के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट वन हम चलते हैं अपने आवश्यक या जनन चक्र के ऊपर। तो ये तो सहायक चक्र हो गया जिसमें हमने बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बारे में पढ़ा, बहुत नॉर्मल सी बात है। अब बात करते हैं हम आवश्यक चक्र, मतलब ये फ्लावर का एक ऐसा चक्र है जो जरूरी होता है एक फ्लावर के लिए। ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता लैंगिक जनन में, लेकिन इनका होना जरूरी है भाई, तभी लैंगिक जनन होगा। इसलिए हम इसको कौन सा चक्र बोलते हैं? आवश्यक चक्र। अब सुनते चलिए, आवश्यक चक्र के भी दो भाग हैं। मैं यहाँ पुंकेसर स्त्रीकेसर ना लिख के एक और शब्द आपके सामने लिख देता हूँ जिसको हम बोलेंगे पुमंग एंड जायांग। ठीक है, ये सही रहेगा यहाँ पे ना। सुनिए अब, तो आवश्यक चक्र दो होता है, एक पुमंग और एक जायांग। ठीक है भाई, पुमंग को बोला जाता है एंड्रोसियम, जबकि जायांग को बोला जाता है गाइनोसियम। ये इंग्लिश नेम इनके जरूर आप याद रखना, इनके इंग्लिश नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जब भी कोई बात करेगा, जब भी आप कोई बड़ी कोचिंगों में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ वो हिंदी शब्द बहुत कम यूज करते हैं, तो मैं भी अधिकांश है हर शब्द का ही इंग्लिश वर्ड बताता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपको इंग्लिश नाम से भी याद करके चलने, पुमंग को एंड्रोसियम जबकि जायांग को गाइनोसियम के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुमंग की। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम यही बनता है कि यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, पुमंग की इकाई क्या होती है? ये क्वेश्चन है पहला, इस पर नोट करना आप। ठीक है, पुमंग की इकाई यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपको थोड़ी रेड कलर की स्ट्रक्चर में संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, हालांकि मैंने दो बनाए, मैं यहाँ कितने भी बना सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुनिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पुमंग बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं इनको? पुमंग। यह नर जननांग होते हैं। देखो, एक पुष्प के पास दो जननांग होते हैं, नर और मादा। तो जो पुमंग है वो तो नर पार्ट है इसका, तो हम इसको नर जननांग बोलेंगे। अब सुनिए, यदि मैं इन दोनों की सम्मिलित रूप से बात करूं तो आप उसको बोलेंगे पुमंग, और यदि मैं केवल इसकी बात करूं ना, केवल इसकी, तो आप इसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं आप इसको? पुंकेसर। इस पुंकेसर का जो ऊपर की तरफ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है परागकोश। क्या नाम है? परागकोश। और ये जो डंडी नुमा स्ट्रक्चर है ये वाली, इसको आप बोलते हैं पुतंतु। ठीक है, और दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं भैयाओ पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। यहां तक दिख रहा है आपको? पुंकेसर का इंग्लिश नाम जो है ना वो स्टेमन होता है। क्या होता है? स्टेमन। ठीक है, स्टेमन बोल के चलते हैं इसको। पुंकेसर का इंग्लिश नाम होता है स्टेमन। ठीक है, चलिए तो सुनिए, अभी पुमंग जो है वो एक फ्लावर का नर जननांग होता है। पुमंग तो बोलते हैं ग्रुप को, जबकि इसकी यूनिट क्या है? पुंकेसर। और पुंकेसर को इंग्लिश में बोला जाता है स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। हालांकि आगे भी इसकी बात करेंगे अभी, है ना। तो देखिए, पुंकेसर के दो भाग, परागकोश और पुतंतु, हालांकि एक कनेक्टिव भी होता है, यूजी भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस में हम केवल इसके दो ही पार्ट पढ़ते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। परागकोश और पुतंतु, आगे डीपली बात करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो एक पुंकेसर कितने भागों से मिलकर बना होता है? दो भागों से, एक परागकोश से और एक पुतंतु से। तो ये तो पुंकेसर है, और यदि मैं दोनों को सम्मिलित बात करूंगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? पुमंग बोलूंगा। ठीक है भाई, तो ये नर जननांग है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे? एक फ्लावर के, एक प्लांट के नर युग्मक बनते हैं। वो भी कौन से पार्ट में? परागकोश वाले पार्ट में। ये डीपली चर्चा हम अगले टॉपिकों में करेंगे। तो ये तो बात रही पुमंग की। आइए अब बात करते हैं जायांग की। तो जैसे पुमंग नर जननांग है,
तो जायांग कौन सा जननांग है भाई? मादा जननांग। कौन सा जननांग है? मादा जननांग। तो ये बिल्कुल बिटवीन आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर सा ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, यही मादा जननांग है। ये क्या है? मादा जननांग। अब मेरी यहां भी एक क्वेश्चन सुन के चलना। जायांग बहुवचन है, ये जितने भी मैंने चारों शब्द लिखे हैं ना, ये सभी बहुवचन है भाई। ये सब की सब प्लूरल कंडीशन के शब्द हैं, बहुवचन के शब्द हैं। एक वचन शब्द मैं इनके बता दूं जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखिए, बाह्य दलपुंज की यूनिट होती है बाह्य दल, दलपुंज की होती है दल, पुमंग की होती है पुंकेसर, जबकि जायांग की होती है अंडप। क्या होती है? अंडप। ध्यान सुनना, क्या होती है? अंडप, जिसको आप बोलते हैं कार्पल, या आप उसको स्त्री केसर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्त्री केसर। तो सुनिए, आपको केवल एक ही स्त्री केसर या अंडप दिखाई दे रहा है इसमें। ध्यान सुनना मेरी बात। यदि मैं ऐसी स्ट्रक्चर इसमें दो और बना देता, जैसे मान ली यहाँ पे भी और बना देता, यहाँ भी बना देता, तो ये हो जाता जायांग। लेकिन ये जायांग नहीं है, ये जायांग की यूनिट है, इकाई है जायांग की। ठीक है, तो इसको बोला जाता है अंडप या स्त्रीकेसर। अंडप को इंग्लिश में बोलते हैं कार्पल, जबकि स्त्रीकेसर को इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल। ठीक है, तो ये जो स्त्रीकेसर है इसके तीन भाग हैं। ये वाला जो ऊपर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। ये जो नलीनुमा पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका, और जो नीचे का फूला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है हम इसे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं भाई? अंडाशय। तो मैं जैसे यहाँ इनके नाम लिख दूं, दल को मैं इधर लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दल है, ठीक है, पेटल जिसको बोलते हैं। तो देखिए भाई, ये पहला पार्ट होता है किसका? अंडप का, जिसको आप वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये दूसरा पार्ट होता है जिसको आप वर्तिका बोलते हैं, और नीचे का फूला हुआ जो भाग होता है वो तीसरा पार्ट होता है जिसे हम अंडाशय बोलते हैं। और तीनों को मिलकर आप या तो इसको अंडप बोलिए या आप इसको स्त्री केसर बोलिए। क्लियर? तो ये है हमारे फ्लावर की एक स्ट्रक्चर, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि 11th क्लास में भी मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, है ना। तो यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं इसका फास्ट रिवाइज करा देता हूँ, सुनिए मेरी बात। एक फ्लावर पादप के अग्र रूपांतरित प्रेरोय को कहते हैं। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें दो चक्र होते हैं, एक सहायक चक्र और एक आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में दो संरचनाएं भाग लेती हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। पहले इनकी बात कर लेते हैं। बाह्य दलपुंज जिसको कैलिक्स बोलते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है? बाह्य दल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेपल। ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है। कार्य क्या है इसका? पुष्प की कलिका अवस्था में प्रोटेक्शन करना। ठीक है, जो इसकी बड़ी स्टेज होती है उसमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेपल्स। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं दलपुंज की। दलपुंज को इंग्लिश में कोरोला बोला जाता है। तो दलपुंज की जो यूनिट होती है उसे हम पीटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पीटल बोलते हैं। तो दल जो होते हैं, दल ये रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं, आकर्षक होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जनन चक्र की या आवश्यक चक्र की। तो इसके में दो संरचनाएं होती हैं, एक पुमंग और एक जायांग। पुमंग नर पार्ट होता है जबकि जायांग मादा पार्ट होता है। पुमंग को हम एंड्रोसियम बोलते हैं जबकि जायांग को गाइनोसियम बोलते हैं। बात करें यदि पुमंग की, तो पुमंग की यूनिट होती है पुंकेसर। पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। पुंकेसर के दो पार्ट होते हैं, एक परागकोश और एक पुतंतु। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है नर युग्मक का निर्माण करना, अर्थात पराग कणों का निर्माण करना। यदि हम बात करें जायांग की, जिसको इंग्लिश में आप गाइनोसियम कहते हैं, तो जायांग एक प्लूरल है जबकि इसकी यूनिट को आप क्या बोलते हैं? अंडप या स्त्री केसर। स्त्री केसर के तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपरी जो भाग है उसे हम वर्तिकाग्र या स्टिग्मा बोलते हैं। लंबी नली रूपी संरचना को हम वर्तिका या स्टाइल बोलते हैं, और नीचे के फूले हुए भाग को हम अंडाशय बोल के चलते हैं।
क्या बोल के चलते हैं भाई? अंडाज से बोल के चलते हैं। तो मुझे बताइए आपको क्या दिक्कत है इस फ्लावर में? मुझे नहीं लगता आपको उसमें कोई दिक्कत होगी। आगे बात समझ में? ठीक है, रफ कर दो इसको, है ना। तो ये केवल एक समझने के लिए है कि आखिर फ्लावर में क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट के एक छोटा सा स्टार्टिंग का ही टॉपिक था, है ना। केवल स्ट्रक्चर है पुष्प की, ज़्यादा आप उसको में नहीं पढ़ना है, केवल आपको समझना है कि आखिर एक प्लांट में फ्लावर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि पूरा की पूरा जो ये चैप्टर है ना, अब हम इसके ऊपर ही बात करते हुए चलेंगे ना। चलिए, अब सुनिए मेरी बात। ये तो एक टॉपिक था जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, कोई खास मतलब एग्जाम में कोई क्वेश्चन के रूप में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको बिना समझे इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है भाई, जब आपको एक पुष्प ही नहीं पता है तो आप अगली जो घटनाएं फ्लावर में ही चलने वाली हैं उनके बारे में हम कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, अपने चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो सुनिए भाई, हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि लैंगिक जनन की हमेशा 3 घटनाएं होती हैं, एक निषेचन पूर्व, एक निषेचन और एक निषेचन पश्च घटना। आगे बात समझ में? तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है, बहुत लंबा चैप्टर है, मेरे हिसाब से लगभग 10-12 दिन चलेगा, है ना। 10-12 दिन से पहले तो ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, कराने को तो ये 5-6 दिन में भी हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा क्या है? और मैं आपसे कई बार कहता आया हूँ, जितना आप पढ़ो उतना आप पे आना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, हाँ, जितना आप पढ़ रहे हैं ना वो आप पे सब आना चाहिए भाई। हम बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, यदि मैं इसको जल्दी करा दूं, 5 दिन में करा दूं, थोड़ा फास्ट करा दूं, आपको समझ में नहीं आए तो क्या मतलब वाली बात है? हमारी मेहनत तो वो 5 दिन की भी तो बेकार है। तो हम 5 दिन और एक्स्ट्रा लगा दें, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, तब बेनिफिट वाली बात है ना। मेहनत का फल तो तभी मिलेगा ना जब आपको समझाए गए टॉपिक पूरी तरीक़ा से याद हों। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब यहाँ से आगे जितने भी टॉपिक चलेंगे अपने आप में हर क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है जो मोस्ट नहीं होगा, हर इम्पॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सुनिए भाई, अब सबसे पहले यहाँ पर आपके नोट्सों में बिल्कुल मैंने प्रत्येक हेडिंग बहुत अच्छी तरीके से लगा कर बताई हुई है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो वहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो निषेचन पूर्व घटना की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे इनका कोई मतलब नहीं है इन घटनाओं का, लेकिन है तो मैंने यहाँ लिखा दिया। अब समझिए टॉपिक, ध्यान सुनना मेरी बात, पहले मेरी बात को सुनिए 2 मिनट। देखो, ये जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में आप एक आवृत बीजी पौधे में लैंगिक जनन को देखेंगे कि कोई पौधा है, या मैं कहूं कि आपके और पास जो ये पौधे होते हैं इनमें किस प्रकार लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर में हम फुल डीपली लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे एक एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। ठीक है, कि ये कैसे अपना लैंगिक जनन करते। तो मैं आपको बता दूं कि हमें इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट संरचनाएं और कुछ क्रियाएं दोनों ही पढ़ने को मिलेंगी। कई जगह जगह पर हम संरचना पढ़ेंगे और जगह जगह पर हम उनकी क्रियाविधि भी देखेंगे। दोनों चीज़ हम एक साथ यहाँ लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सुनना मेरी बात। जैसा कि आपको पता है कि निषेचन पूर्व घटना में तो ऐसी घटनाएं आती हैं जो निषेचन से पहले की हो
और निषेचन से पहले तो आपको एक चैप्टर में भी मैंने बताया था कि भाई मोस्टली युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मकों का। तो बिल्कुल हम इस टॉपिक के अंतर्गत, जो निषेचन पूर्व घटना वाला टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम मोस्टली अपने युग्मकों को देखेंगे, लेकिन डायरेक्ट युग्मक नहीं बनाएंगे, हम बिल्कुल रिदम से चलेंगे, सीडी बाई सीडी। ठीक है, बहुत कड़ी नुमा चैप्टर है ये, मतलब चैन श्रृंखला सिस्टम है इसमें, बिल्कुल रिदम से जुड़ा हुआ चैप्टर है ये ना। अब सुनना मेरी बात, ध्यान सुनो। देखिए, इतना आपको पता है कि यदि हम निषेचन पूर्व घटना का अध्ययन कर रहे हैं तो युग्मक बनेंगे, है ना भाई। युग्मक तो नर और मादा, नर व मादा दो प्रकार के होते हैं भाई। एक तो होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, नर युग्मक पौधे की मादा संरचना में बनेंगे क्या? बताइए मुझे भाई। नर युग्मक हैं तो नर संरचना में ही बनेंगे, नर जननांग में बनेंगे, और मादा युग्मक हैं तो मादा संरचना में बनेंगे या मादा जननांग में बनेंगे। ये बात तो आपकी समझ में आ गई। ठीक है, यदि मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई आपको एक नर युग्मक, और मैंने बता दिया था आपको कि पादपों के नर युग्मक को आप परागकण या पुमड़ू बोल के चलते, समझ में आ गई। तो आपका एक टारगेट है, उद्देश्य, लास्ट एम यू मानो क्या? परागकण का निर्माण। ठीक है, और उससे आगे क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर में युग्मक बनाएंगे ना। आपको नर युग्मक भी बनाना है और आपको मादा युग्मक भी बनाना है। अब डायरेक्ट युग्मक हम यहाँ पे बनाएंगे नहीं, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ संरचनाएं भी पढ़नी पड़ेंगी और कुछ क्रियाविधि भी पढ़नी पड़ेंगी। अब परागकण का निर्माण होना तो एक क्रिया है, लेकिन परागकण कैसे बना, किन संरचनाओं से बना, तो उसकी तो आपको संरचना देखनी पड़ेगी ना कि वो क्या चीज़ है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो ज़्यादा बेटर क्या है कि हम एक एक संरचना को यहाँ पे देखते हुए चलें। भाई हमारे पास तो एक फ्लावर है, एक पुष्प है, और पुष्प में केवल आपको दो ही संरचनाओं का अध्ययन करना है, एक पुमंग का और एक जायांग का। भाई हमारे मेन काम की चीज़ जो लैंगिक जनन में, वो पुमंग और जायांगी तो हैं कि नहीं? तो सबसे पहले आप नर जननांग का अध्ययन करेंगे और उसके बाद आप मादा जननांग का अध्ययन करेंगे ना। तो बिल्कुल क्रम से हम यहाँ पे चलते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर नर जननांग की बात करूँ तो नर जननांग को आप पुमंग बोलते हैं, तो पुमंग को मैं सिंपली यहाँ पुंकेसर कह सकता हूँ। भाई क्या कह सकता हूँ? पुंकेसर, क्योंकि पुमंग की यूनिट पुंकेसर होती है। तो हम अपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग किससे करेंगे भाई? स्टेमन से करेंगे, पुंकेसर से करेंगे। ठीक है, अब पुंकेसर की यदि बात हो तो पुंकेसर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है परागकोश और एक होता है पुतंतु। एक तो होता है परागकोश और एक होता है पुतंतु। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। आप एक फ्लावर में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो आप पूरा अध्ययन कर रहे हैं ना उसमें, तो सबसे पहले आपको युग्मक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप निषेचन पूर्व घटनाएं देख रहे हैं। युग्मक आप या तो नर जननांग में बनाएंगे और मादा जननांग में बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यदि नर युग्मक बनाने को बोला जाए तो आप सबसे पहले तो उसकी संरचनाओं के बारे में बात करेंगे ना। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही चल रहे हैं और क्रम से चलेंगे। बिल्कुल सबसे पहले एक नर भाग की मैं बात करूं तो बताइए पुंकेसर आता है कि नहीं आता? आप तो मुझे ये बता दीजिए भाई। नर भाग पुंकेसर ही तो है, और पुंकेसर के होते हैं दो भाग, एक तो होता है परागकोश और एक होता है पुतंतु। ठीक है, अब पुतंतु तो एक
डंठल नुमा संरचनाएं, जो केवल पराग कोश को साध के रखता है या जोड़े रखता है और इसका कोई काम नहीं है। समझ में आ गई बात। तो मोस्ट वन कौन सी संरचना आपको पढ़नी है भाई, मोस्ट वन कौन सी संरचना आपको पढ़नी है, अब पराग कोश। क्या पढ़ना है, पराग कोश। तो मैं आपको बता दूं, अब हमारा पहला टॉपिक, ये पूरे को मैं यहां रफ कर दूं, और पहला जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पराग कोश। पराग कोश, जिसको आप इंग्लिश में एंथर बोल के चलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एंथर, है ना। अब इसको ध्यान से समझते चलिए। पराग कोश ये हमारे इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। और बिल्कुल हम क्रम से ही चल रहे हैं ना। सबसे पहले हम नर पार्ट को पढ़ रहे हैं, जब नर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मादा पार्ट पढ़ेंगे, फिर उससे आगे जो क्रिया होंगी उन्हें क्रम से हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारे सिलेबस का है पराग कोश, जिसको आप एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एंथर बोलते हैं। अब सुनिए, अब पराग कोश आप जानते हैं कि ये एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है पुतंतु के ऊपर, ठीक है ना। एक बंडल नुमा संरचना होती है जिसे हम पराग कोश कहते हैं। अब ये जो पराग कोश है ना, आपको जो पॉइंट यहाँ पे समझना वो सुनिए। जो पराग कोश होता है उसमें दो पालियां होती हैं। क्या होती हैं, दो पालियां, ठीक है। एक एंथर यदि मैं ऐसे बना हूं आपके सामने, इस प्रकार ये मान लीजिए, ठीक है। ये एक एंथर आपको दिख रहा है, तो ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसी को हम कनेक्टिव या यूजी बोल के चलते हैं ना, यूजी। कहीं कहीं आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, एक पुतंतु, एक परागकोश और एक यूजी। तो यूजी यही है, ये तो पूरा की पूरा एंथर है, परागकोश है। अब परागकोश की आपको स्पष्ट 2 पालियां दिखाई दे रही हैं, पालियां दिखाई दे रही हैं ना, समझ में आ गई मेरी बात। परागकोश में 2 पालियां होती हैं, और ये जो प्रत्येक पाली होती है ना, ये 2-2 कोष्ठों में बटी रहती है प्रत्येक पाली। तो जैसे ये पाली है तो ये 2 कोष्ठों में ऐसे बट गई, मान लीजिए ये ऐसे आपको बटी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। प्रत्येक पाली 2 कोष्ठों में बटी हुई दिखाई दे रही है। तो एक परागकोश में, एक परिपक्व परागकोश में टोटल कितनी पालियां हो गई भाई, 4 पालियां, या 4 भाग, या 4 कोष्ठ। ये समझना है आपको। अधिकांश प्लांटों में जो परागकोश होता है उसमें 2 पालियां होती हैं, और दोनों पालियां 2-2 कोष्ठों में विभाजित होकर टोटल कितनी पालियां बनाती हैं, 4 पालियां। और ये जो चारों पालियां होती हैं, इन चारों पालियों का नाम होता है लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं इनको, लघु बीजाणुधानी। अभी मैं चल रहा हूं, 0 लेवल से लेके चल रहा हूं, 0 लेवल से धीरे धीरे बढ़ते हुए चलेंगे। ये कोई एंथर परागकोश था, इस परागकोश की 2 पालियां होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक पाली 2 खंडों में बटी रहती है। तो टोटल कितने कोष्ठक बन गए इसमें, 4। तो इन्हें चारों कोष्ठका का नाम होता है लघु बीजाणुधानी। क्या नाम होता है, लघु बीजाणुधानी। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम इसको बोला जाता है लघु बीजाणुधानी को। तो एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी, 4 लघु बीजाणुधानी। जबकि नोट वाला एक पॉइंट जो मैंने आपको यहां बताया कि जो मालवेसी कुल के पौधे होते हैं, जैसे मैं एक बात कर लेता हूं भिंडी पौधे की, भिंडी की, अधिकांश प्लांटों के परागकोश में 4 पालियां होती हैं जिन्हें आप लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जबकि मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं, जैसे मैं भिंडी की बात करूं
तो इनके पराग कोश में केवल एक ही पाली होती है और एक पाली दो भागों में बंटकर दो लघु बीजाणुधानियों का निर्माण करती है। कितनी लघु बीजाणुधानी? दो लघु बीजाणुधानी। तो ये डिफरेंट आपको समझ में आ गया, ये अंतर आपको समझ में आ गया। कौन से वाला अंतर? कि भाई अधिकांश प्लांटों के पराग कोश में तो दो पालियां या चार लघु बीजाणुधानी होती हैं। बेहर भाई जो मालवेसी कुल के प्लांट होते हैं जैसे भिंडी, ओकरा, उनमें केवल एक ही पाली होती है पराग कोश में, अर्थात कितनी लघु बीजाणुधानी पाई जाएंगी? दो लघु बीजाणुधानी पाई जाएंगी। कितनी बीजाणुधानी? दो लघु बीजाणुधानी। तो आपको ये बात समझ में आ गई। पहले जो मैंने पॉइंट बताया था आपको याद करना है, केवल अधिकांश प्लांटों के परागकोश में चार लघु बीजाणुधानियां होती हैं, जबकि मालवेसी कुल के जो प्लांट होते हैं उनमें टोटल कितनी बीजाणुधानियां? दो बीजाणुधानी। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए अब सुनो मेरी बात। अब आपके सामने एक शब्द है और जिस शब्द का नाम है लघु बीजाणुधानी। ठीक है भाई, सुनिए। हम नरयुग्मक बनाना चाह रहे हैं ना भाई, हम निषेचन पूर्व घटना देख रहे हैं ना, तो हमें नरयुग्मक बनाने की आवश्यकता है ना भाई। नरयुग्मक को मैं आपको बता दूं, लघु बीजाणु भी पहले बोल के चलते हैं इसको ना। अब हालांकि मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि लघु बीजाणुओं का निर्माण या पराग कणों का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में। तो ये जो लघु बीजाणुधानी शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब ये कोई ऐसी संरचना है जिसमें लघु बीजाणु पाए जाएंगे, और लघु बीजाणु ही आगे चल के क्या बनाते हैं भाई? पराग कण बनाते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात हो गई कि हमारे काम की जो चीज़ है, हमारे काम की जो संरचना है, वो कहीं ना कहीं लघु बीजाणुधानी ही है। समझ में आ गई बात? तो लघु बीजाणुधानी क्या है? पराग कोश के अंदर जो प्रकोष्ठ हैं हम उनको लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पढ़ के चलना है वो पढ़ के चलना है भाई, लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये आपके सिलेबस का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए और जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको तुरंत वहीं बता के ही चलता हूँ, ये आपको पता ही है। तो सुनिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का यहीं से स्टार्ट हो रहा है और उस चैप्टर का उस क्वेश्चन का नाम है लघु बीजाणुधानी की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन पता चल गया आपको कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला ये क्वेश्चन बड़ा है, तो अकेला ये क्वेश्चन 4 नंबर के अंकों में पूछा गया था। आपको पता ही है कि ये पूरा चैप्टर 4 अंक का है। पूरा चैप्टर कितने अंक का है? 4 अंक का। 4 अंक का है ना, तो इस चैप्टर में से इस क्वेश्चन को अकेले को ही पूछा गया था एक बार, 4 नंबर का। क्योंकि मैं कल आपको भी बता चुका हूँ कि यहाँ से 2 प्रकार के पैटर्न बनते हैं। कभी भी इस चैप्टर से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे, गारंटेड कह सकता हूँ, कभी भी। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ना, या तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा या एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। आज तक जितने भी एग्जाम हुए एनसीईआरटी के, तो उनमें केवल यही पैटर्न से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन लघु बीजाणुधानी की संरचना भाई। अब इसमें आइए ध्यान से इसकी बात करते हुए चलते हैं। सुनिए, एक लघु बीजाणुधानी की यदि मैं बात करूं तो इसके स्पष्ट 2 भाग होते हैं। 2 भागों से मिलकर बनी होती है लघु बीजाणुधानी,
और ये जो भाग है सबसे पहला भाग होता है परागकोश भित्ति। परागकोश भित्ति दोनों ही प्रकार से लिख सकते हैं आप, या तो आप इसमें सलगम लगाओ या षटकोण लगाओ, दोनों ही सही है। एक भाग तो होता है परागकोश भित्ति और दूसरा भाग होता है बीजाणुजन कोशिका, या आप इसको बीजाणुजन ऊतक भी कह के चल सकते हैं। ये क्वेश्चन चल रहा है, एक एक पॉइंट को क्लियर समझाऊंगा आपको, आपका ध्यान चाहिए मुझे, अटेंशन, ठीक है, पूरा ध्यान फोकस कर दीजिए इस पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझाइए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, हमें क्या लिखना है कि एक परिपक्व लघु बीजाणुधानी के, एक परिपक्व लघु बीजाणुधानी के स्पष्ट दो भाग होते हैं, स्पष्ट दो भाग होते हैं। एक भाग होता है परागकोश भित्ति और एक भाग होता है बीजाणुजन कोशिका, ठीक है। अब परागकोश भित्ति जिसको आप एंथर बॉल बोल के चलते हैं इंग्लिश में, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ऐसा पार्ट होगा जिसमें लेयर ही लेयर होंगी, भित्ति ही भित्ति होंगी, समझ में आ गई बात। जबकि बीजाणुजन कोशिका ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसी कोशिका होगी जो आगे चल के बीजाणुओं का निर्माण करेगी, समझ में आ गई मेरी बात। और मैंने कहा था बीजाणु कौन से बनेंगे, यहाँ पे लघु बीजाणु, तो मैं इसको सीधा सा लघु बीजाणुजन कोशिका भी कह सकता हूँ, लघु बीजाणुजन कोशिका, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम लघु बीजाणुधानी पढ़ रहे हैं ना, और लघु बीजाणुधानी में तो भाई आपको लघु बीजाणु बनाने हैं, और लघु बीजाणु ही आगे चल के क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परागकण बनाते हैं, ठीक है। तो सुनिए, एक लघु बीजाणुधानी के कितने भाग? दो भाग। पहला भाग परागकोश भित्ति और दूसरा भाग लघु बीजाणुजन कोशिका। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ, जो पुराने बच्चे आरबीएसई बोर्ड वाले, उनसे भी मैं कई बार कहता हूँ, और उनको तो प्रैक्टिकली भी पता है कि ये जो परागकोश भित्ति वाला टॉपिक है ना, ये थोड़ा लेंदी है, और ये जो लघु बीजाणुजन कोशिका है इसमें मात्र 2 लाइनें और कुछ नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है। तो कई बार क्या होता है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो अधिकांश बच्चे केवल इस परागकोश भित्ति के बारे में लिखकर ही और इसको भूल जाते हैं। मेरी बात समझो, स्टार्टिंग में तो वो लिख देते हैं कि इसके 2 भाग हैं, परागकोश भित्ति और लघु बीजाणुजन कोशिका, उनको याद तो होता है, लेकिन जब वो इस परागकोश भित्ति की बात करते हैं ना, तो इसमें जैसे 4 परतें आती हैं, तो जब तक वो 4 परतों का जिक्र करते हैं, 4 परत कंप्लीट होते ही उनके दिमाग में ये चीज़ याद नहीं रहती कि इसके बारे में भी हमें लिखना है, वो उस क्वेश्चन को वहीं पे करके छोड़ देते हैं कि ये तो कंप्लीट हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि ये दोनों ही आपको करनी है। दोनों का मतलब ये लघु बीजाणुजन कोशिका वाले टॉपिक को मत भूलना, ये इसी की संरचना में। आगे जब मैं आपको उसको कराऊंगा ना, तब आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए पॉइंट पे आइए। तो सबसे पहले मैं बात करूं परागकोश भित्ति के बारे में, ठीक है भाई, जिसको आप एंथर बॉल बोल के चलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एंथर बॉल, यानी कि परागकोश भित्ति। तो सुनिए भाई, हेडिंग खुद कह रही है कि ये ऐसी संरचना होगी जो इसमें भित्तियां ही भित्तियां होंगी, लेयर ही लेयर होंगी। तो देखिए इसमें हमें क्या लिखना है कि परागकोश जो होता है, परागकोश जो होता है या लघु बीजाणुधानी जो होती है, उसमें बाहर परिधि से केंद्र की तरफ क्रमशः 4 परत होती हैं, 4 परत होती हैं,
और ये 4 परत ही आपके काम की हैं। सबसे पहली जो परत होती है हम उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस। सेकंड जो परत होती है हम उसको एंडोथीसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। तीसरी जो लेयर होती है हम उसको मिडिल लेयर बोलते हैं, और चौथी जो लेयर होती है हम उसको टैपिटम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टैपिटम लेयर। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान सुनना। ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि ये बोर्ड में एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं संभावना नहीं बताता कभी भी, अधिकांश में संभावना नहीं बताता कि ये आ सकता है, मैं डेफिनेट बताता हूँ कि ये आ चुका है और आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? सुनिए, एक हम परागकोश भित्ति की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है कि परागकोश में परिधि से केंद्र की तरफ, परिधि का मतलब है जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है ऐसे, है ना, तो ये परिधि हो गई, परिधि। तो परिधि से केंद्र की तरफ, ये सेंटर हो गया ना, ये केंद्र है, तो परिधि से केंद्र की तरफ देखो ऐसे। आप समझ पा रहे हैं मेरी इस बात को? ऐसे, है ना। तो ये कह रहा है कि परिधि से केंद्र की तरफ क्रमशः कितनी परत होती है? 4 परत। कितनी परत होती है? 4। तो उन परतों का नाम क्या है? सबसे ऊपर की होती है जिसका नाम एपिडर्मिस है, दूसरी परत है उसका नाम एंडोथीसियम है, तीसरी परत है जिसको हम मिडिल लेयर बोलते हैं, और चौथी परत है जिसको हम टैपिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैपिटम। तो ये 4 परत होती हैं हमारी लघु बीजाणुधानी या परागकोश की। कुछ भी आप कह सकते हैं, परागकोश कह सकते हैं या लघु बीजाणुधानी कह सकते हैं। क्या अंतर होता है मैं अभी आगे बताऊंगा आपको अगले क्लास में, ठीक है। फिलहाल आपको इतना याद करना है कि जो लघु बीजाणुधानी होती है उसमें कितनी परत होती हैं? 4 परतें जो मैंने लिखी हैं वो कैसे होती हैं? परिधि से केंद्र की तरफ क्रमशः होती हैं ये, ठीक है। जैसे सबसे बाहर की परत एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, और उसके बाद टैपिटम। क्या? टैपिटम। और जो सेंटर में आपको ये पूरा पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट आपकी लघु बीजाणुजन कोशिका का होगा। ये फुल डीपली एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगली क्लास में। कब बताऊंगा? अगली क्लास में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगली क्लास में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है भाई। आज जो समय था वो फ्लावर की संरचना में निकल गया, वरना पूरा 1 घंटे का टॉपिक है ये। लघु बीजाणुधानी की संरचना वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा 1 घंटे का है। हो सकता है कल की क्लास में केवल यही क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ना, तो आपको इसको ढंग से समझना है। फिलहाल मैंने इसको शुरुआत इसलिए किया है ताकि आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लें। और मैं आपको बता दूं, नोट सभी के पास है ना, तो आप कृपया करके जो मैंने थ्योरी लिखाई हुई है उस थ्योरी को आप पढ़ते हुए चलना भाई। मेरा मतलब है आप उस थ्योरी को थोड़ा सा देख लेना पहले से ही देखना, और कल मैं इसको समझाऊंगा पूरे को, तब आपको बिल्कुल क्लियर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कल की क्लास आप बिल्कुल भी मिस मत करना, कोई भी बच्चा। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आरबीएससी वालों के लिए भी और एनसीईआरटी वालों के लिए भी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं कल।